हमने अभी तक कहानी में सुना कि सार्थक फॉर्मेशन की मदद से फिरोज और उसके सभी साथियों को मार देता है और उनकी एनर्जी चुराकर 9वें स्तर पर पहुंच जाता है। अब आगे, अभी सार्थक अपनी ही सोच में डूबा हुआ था, तभी उसे पीछे से तान्या की आवाज आई। अरे सार्थक, तुम किधर चले गए थे? तान्या की आवाज सुनकर सार्थक पीछे देखता है, जहां तान्या के साथ साथ समर और अंगद भी आ रहे थे। सार्थक ने तान्या के सवाल का जवाब देते हुए कहा, वो मैं उन लुटेरों को देखने के लिए गया था। कहीं उनमें से कोई लुटेरा बच तो नहीं गया? और अच्छी बात यह है, उनमें से एक भी लुटेरा जिंदा नहीं है। अभी सार्थक ने अपनी बात पूरी की ही थी कि तभी उसके सामने अंगद आकर खड़ा हो जाता है और वो उसे घूरने लगता है। सार्थक भी अचानक से अंगद को देखकर लड़ने के लिए तैयार हो गया था, पर तभी अंगद अपने घुटनों के बल बैठकर सार्थक से माफी मांगने लगता है। सार्थक, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था तुम हमारी मदद कर रहे हो और मैं बेवकूफ तुम्हें पूरे रास्ते कोसता रहा। सार्थक अंगद को माफी मांगते हुए देखकर हैरान था। उसे नहीं लगा था कि अंगद उससे इस बात के लिए माफी मांगेगा। सार्थक अंगद को खड़ा करता है और उससे कहता है, तुम पूरे परिवार के प्रोटेक्टर हो और मैं एक छोटा सा गुलाम। तुम्हारा ओधा मुझसे काफी बड़ा है और वैसे भी जाल बिछाने वाला आइडिया मेरा था, पर सब कुछ तान्या जी ने किया है। जैसे ही अंगद ये बात सुनता है, वो खुशी के मारे उछलने लगता है। अंगद ने अपने आप से कहा, हमारा परिवार बिल्कुल सही हाथों में है। अब हमारे परिवार को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। सार्थक तान्या के पास जाता है और उससे कहता है, जबकि सभी लुटेरे मारे गए, अब तुम क्या करोगी? सार्थक के इस सवाल का अंगद ने जवाब देते हुए कहा, वैसे तो मेरा काम तान्या जी को प्रोटेक्ट करने का था, क्योंकि हम लोग तान्या जी को लोटस सिटी में लेकर जा रहे थे। और ये बात तो तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो, तान्या जी की शादी कुमार परिवार के यंग मास्टर से होने वाली है। अंगद की बात सुनकर सार्थक सोच में पड़ जाता है। सार्थक ने अपने आप से कहा, कुमार परिवार लोटस सिटी का सबसे बड़ा परिवार है और अगर इसकी शादी कुमार परिवार में हो गई तो मैं बेफिक्र हो जाऊंगा। और ये सार्थक भी यही चाहता था कि तान्या खुश रहे। इतना सोचने के बाद सार्थक लोटस सिटी जाने के लिए एक्साइटेड होने लगता है। और एक्साइटेड भी क्यों ना हो, जैसे ही तान्या की शादी हो जाएगी, उसके दिल में कभी दोबारा से दर्द नहीं होगा। जब दीपक की आत्मा सार्थक के शरीर में आई थी, उस वक्त सार्थक का इरादा तान्या को बचाने का इतना पक्का था। दीपक जब भी तान्या को मुसीबत में देखता था, उसका मन तान्या को बचाने का करता था, और जब वो तान्या को नहीं बचाता था तो उसका दिल बहुत जोरों से दर्द करने लगता था, जिस वजह से दीपक को उन लुटेरों से तान्या को बचाना पड़ा। भले ही शरीर सार्थक का था और अब वो शरीर दीपक का हो गया था, पर दीपक को भी सार्थक के इरादे के आगे झुकना पड़ा था। इधर एक लुटेरा तेजी से जंगलों को पार करता हुआ एक घर के सामने आकर रुकता है। वो घर देखने में बहुत ज्यादा बड़ा था। उस लुटेरे के कपड़े बिल्कुल काले थे और ये लुटेरा भी फिरोज के साथी में से एक लग रहा था। वो लुटेरा उस घर के अंदर जाता है और हॉल में जाने के बाद उस लुटेरे को सिंहासन के ऊपर एक लड़का बैठा हुआ दिखाई देता है। उस लड़के की उम्र 19 साल के करीब लग रही थी। वो लुटेरा उस लड़के को देखते ही उसके सामने झुक जाता है, जहां उस लड़के ने उस लुटेरे से कहा, क्या फिरोज ने उनसे वो मार्शल आर्ट ले ली? जिस पर उस लुटेरे ने कहा, नहीं, मास्टर फिरोज और उसके सभी साथी मारे गए और वर्मा परिवार के लोग भी लोटस सिटी पहुंच गए। उस लुटेरे की बात सुनकर भी उस लड़के के चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार थी। उस लड़के के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए थे, जैसे कि उसे इस बात से कोई फर्क न पड़ा हो। उस लड़के ने कहा, ठीक है, अब तुम यहां से जा सकते हो और उन लोगों पर नजर बनाए रखना। उस लड़के की बात सुनकर वो लुटेरा वहां से चला जाता है, जहां वो लड़का खड़ा होता है और सिंहासन के पीछे वाले रूम के अंदर जाने लगता है। उस रूम के अंदर 70 वर्षीय एक बूढ़ा आदमी पैरालाइज अवस्था में पड़ा हुआ था और उसे देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बूढ़ा आदमी किसी भी वक्त मर सकता है। उस बूढ़े आदमी को देखने के बाद उस लड़के के चेहरे पर शैतानी हंसी आ जाती है। उस लड़के ने हंसते हुए उस बूढ़े आदमी से कहा, बस एक बार मुझे वो मार्शल आर्ट मिल जाए, फिर मैं तुझे भी तेरे दोस्त के पास भेज दूंगा। इतना कहने के बाद वो लड़का जोर जोर से हंसने लगता है। इधर वे चारों लोटस सिटी पहुंच गए थे। लोटस सिटी में चारों तरफ चहल पहल थी। लोग अपने काम से इधर उधर घूम रहे थे। आज अंगद बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि वो आज से पहले लोटस सिटी नहीं आया था। अंगद ने लोटस सिटी की चकाचौंध देखकर सार्थक से कहा, सार्थक, तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम भी आज पहली बार किसी सिटी में आए हो। अंगद की बात सुनकर सार्थक ने अपने आप से कहा, पिछले जन्म में इस सिटी से कई गुना बड़ा तो मेरा घर था। इतना सोचने के बाद सार्थक ने तान्या से कहा,
क्या हम सीधे कुमार परिवार में नहीं जा सकते? जिस पर तान्या ने कहा, नहीं, पहले मैं और समर जाकर बात करेंगे, फिर मैं तुम दोनों को बुला लूंगी। इस तरह तो तुम्हें बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा, तब तक हम क्या करेंगे? सार्थक ने थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा। सार्थक को गुस्सा होते हुए देखकर अंगद सार्थक को संभालता है और उससे कहता है, देखो सार्थक, उनका परिवार बहुत ज्यादा बड़ा है और वे लोग राज परिवार से आते हैं। अगर हम सीधे उनके पास जाएंगे तो वे लोग गुस्सा हो जाएंगे। अंगद की पूरी बात सुनने के बाद सार्थक ने अपने आसपास देखते हुए कहा, चलो फिर ठीक है, तुम एक होटल के अंदर रूम बुक करो, तब तक मैं सिटी घूम कर आता हूं। इतना कहने के बाद सार्थक पीछे मुड़ता है और वहां से जाने लगता है, पर तभी समर ने सार्थक को ठोकते हुए कहा, तू आजकल बहुत ज्यादा उछल रहा है, ये मत भूल तू आज हमारी वजह से लोटस सिटी में आया है। एक बार मेरी बहन की शादी होने दे, फिर मैं तुझे अपने जीजा जी के साथ मिलकर बताऊंगा एक गुलाम की क्या औकात होती है। सार्थक जानता था समर अभी बच्चा है, पर वो कुछ ज्यादा ही बोल रहा था। सार्थक समर के पास जाता है और उसकी बैक पर लात मारते हुए कहता है, यहां पर खड़ा होकर बकवास मत कर, जाकर अपने जीजा से बात कर। सार्थक से दोबारा मार खाने के बाद समर तान्या के पास चला जाता है और उसके पास जाकर रोने लगता है। समर को रोते हुए देखकर तान्या ने गुस्से में सार्थक से कहा, सार्थक, तुम जानते हो कि तुम एक गुलाम हो, फिर भी तुम समर के ऊपर हाथ उठा रहे हो। तान्या की बात सुनकर सार्थक ने भी तुरंत कहा, तुम्हारे भाई ने मुझसे पहले पंगा लिया था, इसे कह दो कि ये मुझसे दोबारा पंगा ना ले, और अगर तुम्हें मैं इतना ही ज्यादा बुरा लगता हूं तो मुझे आजाद कर दो। इतना कहने के बाद सार्थक उस जगह से जाने लगता है जहां अंगद भी सार्थक के पीछे पीछे आ जाता है। अंगद ने सार्थक को समझाते हुए कहा, सार्थक, ये तुम क्या कर रहे हो? चाहे कुछ भी हो, वो तुम्हारा यंग मास्टर है, तुम उसे ऐसे कैसे मार सकते हो? अंगद की बात सुनकर सार्थक ने कहा, मैं ऐसा कर सकता हूं, वो बच्चा मुझे परेशान कर रहा था। जैसे ही सार्थक अपनी बात पूरी करता है, तभी उसे अपने सामने बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। उस जगह पर 12 से 13 आदमी मौजूद थे, जो गोल घेरा बनाकर एक आदमी की बात सुन रहे थे। असल में वो आदमी क्रिस्टल बेच रहा था और एक राज परिवार की लड़की उन क्रिस्टल को नकली बता रही थी। उस लड़की की उम्र 20 साल के आसपास थी और उसके कपड़े देखकर कोई भी बता सकता था कि ये लड़की राज परिवार से है। उस आदमी ने लड़की की बात सुनकर कहा, देखिए मिस, आपको इन क्रिस्टल के बारे में नहीं पता है। मैंने इन क्रिस्टल को बड़ी मेहनत से हासिल किया है। अगर आपको ये क्रिस्टल नहीं खरीदने तो आप यहाँ से जा सकती हैं। उस आदमी की बात सुनकर भी वो लड़की बिल्कुल शांत थी। उस लड़की ने कहा, हाँ, मुझे इन क्रिस्टल के बारे में नहीं पता, पर मैंने असली के क्रिस्टल देखे हैं और तुम्हारे क्रिस्टल नकली हैं। इस बार वो आदमी उस लड़की की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। उस आदमी ने हंसते हुए सभी लोगों से कहा, इन मिस ने एक बार इन क्रिस्टल को देखा है और एक बार देखने से ही इन्हें असली नकली की पहचान हो गई। ये तो एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है। इतना कहने के बाद उस आदमी ने गुस्से में कहा, आप यहाँ से जा सकती हैं, मेरा बिजनेस खराब मत कीजिए। इससे पहले वो आदमी आगे कुछ कहता, तभी सार्थक ने उस आदमी के पास आते हुए कहा, तुम्हारा क्रिस्टल नकली है और इस बात को मैं साबित भी कर सकता हूँ। सार्थक को देखकर उस आदमी को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उस आदमी ने गुस्से में कहा, अब तू कहाँ से आ गया? लगता है तुम सभी मेरा बिजनेस खराब करने के लिए आए हो। सार्थक ने कहा, अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं तो मैं तुम्हें साबित करके दिखा सकता हूं। सार्थक की बात सुनकर उस आदमी ने भी तुरंत कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं, मैं भी देखता हूं तो मेरे क्रिस्टल को कैसे नकली साबित करता है। उस आदमी की बात सुनकर सार्थक ने अंगद को एक कटोरे में पानी लेकर आने के लिए कहा और अंगद भी जल्दी ही एक कटोरे में पानी लेकर आ जाता है। सार्थक उस पानी के कटोरे को केबल पर रख देता है और सभी लोगों से कहता है, इस कटोरे के अंदर साधारण पानी है और इस पानी के अंदर मैं सल्फर के टुकड़े गिर रहा हूं। उस पानी के अंदर सल्फर के टुकड़े गिरने के बाद सार्थक एक क्रिस्टल को उठाता है और उस क्रिस्टल को पानी के अंदर गिर देता है। जैसे ही वो क्रिस्टल पानी के अंदर जाता है, उस पानी का रंग हरा हो गया था। पानी के रंग को बदलता हुआ देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। तभी सार्थक ने कहा, तुम सभी को इतना ज्यादा हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। यह क्रिस्टल पहले से ही नकली था। जैसे ही मैंने इस क्रिस्टल को पानी के अंदर गिरा, इस क्रिस्टल के ऊपर से सारा रंग उतर गया। इतना कहने के बाद सार्थक पानी के अंदर से उस क्रिस्टल को बाहर निकाल लेता है, जो कि अब साधारण पत्थर में बदल गया था। सार्थक ने पत्थर को दिखाते हुए उस आदमी से कहा, अब तो तुम्हें मानना पड़ेगा, ये क्रिस्टल नकली है। सार्थक की बात सुनकर उस आदमी ने सार्थक के ऊपर गुस्सा होते हुए कहा, ठीक है, मैं मानता हूं ये क्रिस्टल नकली है। बस उस आदमी के इतना कहने की ही देर थी, सभी लोग उस आदमी के पास आते हैं और उससे अपने अपने पैसे मांगने लगते हैं। सभी लोगों को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर उस आदमी ने सार्थक से कहा, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा, तूने मेरा सारा बिजनेस खराब कर दिया। उस आदमी की बात सुनकर सार्थक उस आदमी से कुछ नहीं कहता, बस वो उस आदमी को देखता रहता।
तभी सार्थक के पास वो लड़की आती है। उस लड़की ने सार्थक से कहा, तुम्हारी नज़रें तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हैं। मैं पहले से ही जानती थी कि वे क्रिस्टल नकली हैं, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं ये साबित कैसे करूं। सार्थक ने कहा, मेरा सामना पहले भी इस तरह के ठगों से हुआ है, इसलिए मुझे इस तरीके का पता था। सार्थक की बात सुनकर वो लड़की उस जगह से जाने लगती है जहां सार्थक ने उस लड़की को जाते हुए देखकर अपने आप से कहा, ये आंखें हैं। इन आंखों को देखकर मैं बता सकता हूं ये लड़की बहुत ही ज्यादा चालाक है। मुझे इस तरह के लोगों को पहचानने का बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है। उस लड़की के जाने के बाद सार्थक अंगद से कहता है, अंगद, मुझे तुमसे 15 स्पिरिचुअल स्टोन चाहिए। सार्थक की बात सुनकर अंगद बहुत ही ज्यादा हैरान था। अंगद ने हैरान होते हुए कहा, तुम्हें 15 स्पिरिचुअल स्टोन क्यों चाहिए? जिस पर सार्थक ने कहा, मुझे कुछ खरीदना है। सार्थक की बात सुनकर अंगद ना चाहते हुए भी सार्थक को 15 स्पिरिचुअल स्टोन दे देता है। अंगद से स्पिरिचुअल स्टोन लेने के बाद सार्थक अंगद को होटल भेज देता है और खुद उस आदमी का पीछा करने लगता है जिसका उसने बिजनेस खराब किया था। अब आगे क्या होगा? आखिरकार सार्थक उस आदमी का पीछा क्यों कर रहा है और वो राज परिवार से लड़की कौन थी? क्या तान्या कुमार परिवार में जाने के बाद सार्थक और अंगद को वापस बुलाएगी? इस बारे में जानने के लिए सुनते रहिए सम्राट का पुनर्जन्म, सिर्फ कहानी संग्रह पर। लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स करें। अब आगे। सार्थक उस आदमी का पीछा करते हुए एक गली में चला गया था। जैसे ही सार्थक उस गली के बीच में जाता है, वो आदमी बाहर आता है। सार्थक ने उस आदमी को देखते हुए कहा, तुम कहाँ चले गए थे? बहुत देर से मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। सार्थक की बात सुनकर वो आदमी हैरान था। उस आदमी ने हैरानी में कहा, तू मुझे क्यों ढूंढ रहा था? तूने तो मेरा सारा बिजनेस खराब कर दिया। जिस पर सार्थक ने कहा, मैं तुमसे कुछ खरीदना चाहता हूं। कुछ समय पहले जिस क्रिस्टल को मैंने नकली साबित किया था, मैं तुमसे उस क्रिस्टल को 15 स्पिरिचुअल स्टोन में खरीदना चाहता हूं। सार्थक की बात सुनकर उस आदमी के एक्सप्रेशन बदल गए थे। अब उस आदमी का चेहरा बिल्कुल शांत था। उस आदमी ने कहा, तू मुझसे इस नकली क्रिस्टल को क्यों खरीदना चाहता है? ये क्रिस्टल तो एक स्पिरिचुअल स्टोन का भी नहीं। हाँ, ये बात तुमने सही कही, पर क्या पता मैं तुमसे इस क्रिस्टल को 15 स्पिरिचुअल स्टोन में खरीदकर किसी और को 100 स्पिरिचुअल स्टोन में बेच दूं? सार्थक ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, अच्छा, तो इसका मतलब तू भी बिजनेस करना जानता है। पर एक दिक्कत है, तेरी वजह से मेरा सारा बिजनेस खराब हो गया। वहां पर जितने भी लोग थे, उन सभी ने मुझे वापस क्रिस्टल देकर मुझसे स्पिरिचुअल स्टोन ले लिए और अलग से मुझे मारा भी। मैं तुझे इस क्रिस्टल को 10 स्पिरिचुअल स्टोन में नहीं दे सकता। उस आदमी ने गुस्से में कहा। अब सार्थक को भी उस आदमी की बात सुनकर गुस्सा आ रहा था, पर उसने फिर भी उस आदमी से कहा, ठीक है, तुम्हें इस क्रिस्टल के बदले कितने स्पिरिचुअल स्टोन चाहिए? मैं इस क्रिस्टल को स्पिरिचुअल स्टोन में नहीं, बल्कि तुम्हारी जान के बदले दे सकता हूं। इतना कहने के बाद वो आदमी जोर से चिल्लाता है, चलो सभी लोग बाहर आ जाओ। उस आदमी की आवाज सुनकर गली के अंदर 5 आदमी और आ जाते हैं। वे सभी आदमी देखने में गुंडे लग रहे थे और उन सभी के हाथ में तलवार भी थी। गली के अंदर आते ही वे सभी आदमी सार्थक को घेर लेते हैं। उन सभी आदमी को देखने के बाद भी सार्थक के चेहरे पर कोई डर नहीं था और वो बेफिक्र होकर उन सभी के बीच में खड़ा था। सार्थक ने कहा, मैं तो तुम्हारे साथ सौदा करना चाहता था, पर लगता है तुम मेरे साथ सौदा नहीं करना चाहते। सार्थक की बात सुनकर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, मुझे तेरे साथ कोई सौदा नहीं करना। तेरी वजह से आज मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। इससे पहले वो आदमी आगे कुछ कर पाता, तभी सार्थक 5 स्पिरिचुअल स्टोन को जमीन पर गिरा देता है और उनसे एक फॉर्मेशन बनाने में सार्थक को कुछ ही सेकंड लगते हैं। फॉर्मेशन बनाने के बाद सार्थक अपने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट लाते हुए कहता है, चलो फिर शुरू करते हैं। सार्थक के इतना कहते ही उस फॉर्मेशन के अंदर से काले रंग की तलवारें निकलने लगती है और वे सभी तलवारें कुछ ही सेकंड के अंदर उन सभी आदमी के शरीर में चली जाती है। अब कोई भी आदमी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। सभी आदमी अपनी अपनी जगह पर जम गए थे। सार्थक उस दुकानदार के पास जाता है और उससे वो क्रिस्टल ले लेता है। सार्थक ने उस दुकानदार से कहा, मैंने तुझे एक मौका दिया था, पर तूने वो मौका गवा दिया। इतना कहने के बाद सार्थक पहले की तरह उन सभी के अंदर से उनकी आत्मा को चुरा लेता है और वे सभी आदमी उसी वक्त मारे जाते हैं। ये सब इतनी जल्दी हुआ था, किसी को भी कुछ समझने का वक्त नहीं मिला था। वो आदमी सार्थक को मारने ही वाला था, पर तभी सार्थक के नीचे से कुछ तलवारें बाहर निकलती है और वे तलवारें सभी आदमियों को मार देती है। सार्थक को उन सभी की आत्मा ऑब्जर्व करने के बाद कुछ फायदा नहीं हुआ था, क्योंकि वे सभी आदमी बहुत ज्यादा कमजोर है। उन सभी आदमियों को मारने के बाद सार्थक अंगद के पास चला गया था। अंगद उसी होटल में था जिस होटल में सार्थक ने अंगद को रूम बुक करने के लिए कहा था। सार्थक अंगद के पास जाता है और उससे कहता है, मैं इस कमरे के अंदर जा रहा हूं और जब तक मैं इस कमरे से बाहर नहीं आ जाता, तुम्हें किसी को भी इस कमरे के अंदर नहीं जाने देना। अंगद समझ गया था सार्थक को कुछ जरूरी काम होगा, इसलिए वो सार्थक से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं किसी को भी इस कमरे के अंदर नहीं जाने दूंगा।
अंगद की बात सुनकर सार्थक कमरे के अंदर चला जाता है और उस क्रिस्टल को टेबल पर रख देता है। वो क्रिस्टल मुट्ठी के बराबर था और उसका रंग लाल था। सार्थक उस क्रिस्टल की एनर्जी को महसूस करता है और अपने आप से कहता है, हाँ, ये वही है, मैं गलत नहीं हो सकता, ये वही है। इस वक्त सार्थक के चेहरे पर ना ही खुशी थी और ना ही वो परेशान लग रहा था। सार्थक के एक्सप्रेशन बिल्कुल अलग थे। उस क्रिस्टल की एनर्जी महसूस करने के बाद सार्थक पागलों की तरह बर्ताव कर रहा था, जैसे कि उसे सोने की खदान मिल गई हो। सार्थक ने अपने आप से कहा, ये तो प्योर मॉन्स्टर वर्ल्ड क्रिस्टल है। मुझे नहीं लगा था मुझे इस जगह पर मिल जाएगा। ये क्रिस्टल हजारों मॉन्स्टर के खून से बनता है और इसे बनने में भी हजारों साल लगते हैं। इस क्रिस्टल की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और मैंने अपनी पिछली जिंदगी में प्राचीन बुक के अंदर पढ़ा था, इस क्रिस्टल की मदद से हम ईविल सोल बना सकते हैं। सार्थक को बहुत अच्छे से पता था, अगर उसने एक बार इस क्रिस्टल की मदद से ईविल सोल को बना लिया तो उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ईविल सोल की मदद से सार्थक किसी को भी मरवा सकता था और उसकी पिछली जिंदगी में ईविल सोल के आगे तो 7 सम्राट भी कुछ नहीं थे। सार्थक अपने हाथ को आगे करता है और चाकू की मदद से अपने हाथ को काट लेता है। सार्थक ने अपने हाथ से निकलते हुए खून को उस क्रिस्टल के ऊपर गिरते हुए कहा, मुझे इस क्रिस्टल को एक्टिवेट करने के लिए इसके ऊपर अपना खून गिराना होगा। प्राचीन बुक के अंदर दुनिया के सबसे बड़े सीक्रेट छुपे हुए थे और उन सीक्रेट में से एक ईविल सोल को बनाने का भी था। मुझे उस बुक के हिसाब से तब तक इस क्रिस्टल पर अपना खून गिराना है जब तक मुझे ईविल सोल की धड़कनें नहीं सुनाई देती। सार्थक उस क्रिस्टल के ऊपर अपना खून गिराता हुआ बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि आज उसे कुछ ऐसा मिलने वाला था जो उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। कुछ देर तक उस क्रिस्टल के ऊपर अपना खून गिरने के बाद भी उस क्रिस्टल में कोई हलचल नहीं थी। सार्थक ने अपना अधिकतर खून उस क्रिस्टल के ऊपर गिर दिया था और अब सार्थक को चक्कर भी आ रहे थे, पर सार्थक ने अभी भी उस क्रिस्टल के ऊपर खून गिरना बंद नहीं किया था। सार्थक ने कहा, जब तक ये क्रिस्टल एक्टिवेट नहीं हो जाता, मैं इस क्रिस्टल के ऊपर अपना खून गिरना बंद नहीं कर सकता। अगर मैं इस क्रिस्टल को एक्टिवेट करने में कामयाब नहीं हो पाया तो मुझे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। मुझे कुछ भी करके इस क्रिस्टल को एक्टिवेट करना होगा। सार्थक अपने शरीर के अंदर बहुत ही ज्यादा कमजोरी महसूस कर सकता था और उसकी आंखों के सामने भी अंधेरा छा रहा था। अब सार्थक किसी भी वक्त बेहोश हो सकता था। सार्थक को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। अगर वो अभी भी इस क्रिस्टल के ऊपर अपना खून गिराता रहा तो वो मर भी सकता था, और अगर उसने इस क्रिस्टल के ऊपर खून गिराना बंद कर दिया तो उसे ऐसा दूसरा मौका कभी नहीं मिलेगा। थोड़ी देर सोचने के बाद सार्थक ने अपने आप से कहा, मुझे रुकना होगा वरना मैं मर जाऊंगा, और अगर मैं मर गया तो फिर ये क्रिस्टल मेरे किस काम आएगा। इतना सोचकर सार्थक रुकने ही वाला था, तभी उसे उन 7 सम्राट की याद आती है जो उसे मारने के लिए अपनी लाखों की फौज लेकर आए थे। दुनिया के सबसे ताकतवर सम्राट और लाखों मार्शल आर्टिस्ट की फौज देखकर भी सार्थक बिल्कुल नहीं डरा था, पर उसके स्टूडेंट ने उसे धोखे से मार दिया, जिस वजह से आज सार्थक इस जगह पर था। उस बारे में सोचकर सार्थक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और साथ में उसके हाथ से भी लगातार खून बह रहा था। सार्थक ने अपने हाथ पर एक और कट मारते हुए कहा, वे लोग चाहते थे कि मैं मर जाऊं, पर मैं आज भी जिंदा हूं। मुझे कुछ भी करके बहुत ज्यादा ताकतवर बनना है। उस क्रिस्टल के ऊपर लगातार खून गिराने की वजह से आखिरकार वो क्रिस्टल एक्टिवेट हो गया था। वो क्रिस्टल धीरे धीरे पिघलता है और सार्थक के शरीर में चला जाता है। सार्थक के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी, पर अब उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो सही से खड़ा हो पाए। सार्थक लड़खड़ाता हुआ बेड पर जाने की कोशिश करता है, पर वो उससे पहले ही बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। कुछ समय बाद सार्थक की आंख खुलती है और वो खड़ा होकर अपने आसपास देखने लगता है। तभी सार्थक को अपने अंदर कुछ महसूस होता है। सार्थक ने हंसते हुए अपने आप से कहा, मैं महसूस कर सकता हूं, मैं उस क्रिस्टल से ईविल सोल बनाने में कामयाब हो गया। सार्थक के चेहरे पर खुशी अलग ही देखी जा सकती थी। इस वक्त सार्थक बहुत ज्यादा खुश था। सार्थक ने कमरे से बाहर जाते हुए अपने आप से कहा, जबकि मैंने ईविल सोल को बना लिया, अब मुझे पता है मेरे लिए कौन सी मार्शल आर्ट बेहतर है। जैसे ही सार्थक कमरे से बाहर जाता है, उसे अंगद दिखाई देता है, जो अभी तक उसके कमरे के बाहर खड़ा था। अंगद ने सार्थक को देखकर खुश होते हुए कहा, तो आखिरकार तुम पूरे 5 दिन बाद बाहर आ ही गए। अंगद की बात सुनकर सार्थक हैरान था। उसे नहीं लगा था कि वो पूरे 5 दिनों से बेहोश था। इससे पहले सार्थक अंगद से कुछ कहता, तभी अंगद ने कहा, चलो यहाँ से चलते हैं। बहुत पहले ही कुमार परिवार से हमें लेने के लिए लोग आ गए थे, पर तुम उस वक्त कमरे से बाहर नहीं आए थे। चलो अब चलते हैं, मिस तान्या हमारा बहुत दिनों से इंतजार कर रही हैं। इतना कहने के बाद अंगद वहां से जाने लगता है, जहां सार्थक ने अंगद से कहा, क्या तुम मुझसे ये नहीं पूछोगे कि मैं इतने दिनों से कमरे के अंदर क्या कर रहा था? सार्थक की बात सुनकर अंगद ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, वो तुम्हारा पर्सनल काम था
और मैं जानता हूं जब वक्त आएगा तुम मुझे अपने आप बता दोगे। अंगद की बात सुनकर सार्थक को बहुत अच्छा महसूस होता है। आज से पहले वो कभी ऐसे आदमी से नहीं मिला था जो उसके ऊपर इतना ज्यादा विश्वास करता हो। कुछ समय बाद अंगद और सार्थक कुमार परिवार के मैंशन पहुंच जाते हैं। कुमार परिवार का घर देखने में बाहर से बहुत ज्यादा आलीशान था, और आलीशान भी क्यों ना हो, कुमार परिवार लोटस सिटी के बड़े परिवारों में से एक था। जैसे ही अंगद और सार्थक अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तभी दो सिपाही उन दोनों को अंदर जाने से रोक लेते हैं। उन दोनों सिपाही में से एक ने कहा, अरे तुम दोनों भिखारी कहाँ अंदर जा रहे हो? ये कुमार परिवार का घर है, कोई गरीब खाना नहीं। उस सिपाही की बात सुनकर अंगद ने उन दोनों को ग्रीट करते हुए कहा, मैं वर्मा परिवार का प्रोटेक्टर हूं और ये वर्मा परिवार का सलाहकार है। अंगद की बात सुनकर सार्थक हैरान हो जाता है। सार्थक ने अंगद को देखते हुए कहा, पहले तो ये लोग मुझे गुलाम गुलाम करते थे और अब सलाहकार बना दिया। तभी अंगद ने सार्थक के कान में धीरे से कहा, 5 दिनों पहले मिस तान्या ने तुमको हमारे परिवार का सलाहकार बताया था। चलो अब खुश भी हो जाओ, तुम्हारी तो तरक्की हो गई। अंगद की बात सुनकर सार्थक ने अपने आप से कहा, मैं अपने पिछले जन्म में सम्राट था और यहाँ पर इन्होंने मुझे अपने परिवार का सलाहकार बना रखा है। अभी सार्थक अपनी ही सोच में डूबा हुआ था, तभी वे दोनों सिपाही हंसने लगते हैं। लो, वर्मा परिवार से 2 और नमूने आ गए। चलो चलो, तुम भी अंदर जा सकते हो, उनमें से एक सिपाही ने कहा। अब आगे क्या होगा? आखिरकार वे दोनों सिपाही सार्थक और अंगद से इस तरह बात क्यों कर रहे थे? क्या तान्या की शादी कुमार परिवार के यंग मास्टर से हो गई? जानने के लिए सुनते रहिए।